तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, काफ़ी मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है न्यूटन के गति का नियम। गाइज इसमें से आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या कोई भी स्टेट लेवल हो, चाहे सेंट्रल लेवल एग्जाम हो। सब में इससे क्वेश्चन पूछता है न्यूटन की गति से नियम क्वेश्चन पूछता है। फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसको कवर करेंगे बहुत ही कम समय में। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे और उसके साथ जितना भी पीआईक्यू आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और थोड़ा सा थ्योरी बहुत ही ब्रीफ में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे जो कि पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो जो हमारे न्यूटन साहब थे उनका जन्म हुआ था 1642 ईस्वी में, राइट। ये सन भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। 1642 एडी, 1642 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने 1687 ईस्वी में एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। प्रिंसिपिया मैथमेटिका, राइट। और इसी बुक में इन्होंने गति के 3 नियम को लिखे, जिसको हम न्यूटन के पहला गति, दूसरा गति और तीसरा गति कहते हैं। देखो, एक होता है फर्स्ट लॉ, पहला गति को फर्स्ट लॉ बोला गया, दूसरा गति को सेकंड लॉ बोला गया, और तीसरा गति के नियम को थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोला गया, ठीक है। तो हम लोग तीनों गति के नियम को हम लोग ब्रीफ में समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा थोड़ी पढ़ लेते हैं। पहला, चलिए, तो पहला गति का नियम क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का पहला नियम ये बोलता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, यानी विराम अवस्था में अगर कोई वस्तु है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर कोई वस्तु मोशन में है यानी गति में है तो वह गति में ही रहना चाहेगी। कंडीशन ये है कि ये चीज़ें तभी होगी जब उस पर कोई भी बाहरी बल कार्य न करे, नो एक्सटर्नल फोर्स अकर। जब तक कोई बाहरी बल किसी वस्तु पर एक्ट नहीं करेगा तो वह वस्तु अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसका मोशन या जो उसका स्थिति है, जो पोजीशन है, वह चेंज हो जाएगा। यह पहला नियम कहता है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि अगर कोई विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगी, अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अगर कोई बाहरी बल उस पर कार्य करता है तो उसका पोजीशन जो है चेंज हो जाएगा, राइट। चलिए, पहला नियम समझ गए, सिंपल सी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, ठीक। इस नियम को गैलीलियो ने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। और इसी को न्यूटन साहब ने कॉपी पेस्ट कर दिया और कह दिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। गैलीलियो साहब ने यही बोला था कि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में रहेगी। और जो गैलीलियो थे वो न्यूटन से पहले थे, उन्होंने इसको नाम दिया जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि न्यूटन साहब ने अपने पहले गति के नियम में इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। चलिए, दूसरा जो नियम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ। जितना भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा सब इसी लॉ पर मिलेगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है? कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, यानी डीपी बाई डी, वो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बल के, फोर्स के। ये इसका स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट यही है, ठीक है। बोलता है कि जितना भी संवेग में चेंज हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी समय के रिस्पेक्ट में, वो उस पर अप्लाई किया गया फोर्स यानी बल के समानुपाती होता है, ठीक। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम with respect to time
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, राइट। ये इसका स्टेटमेंट है। यानी जो संवेग में समय के अनुसार जो चेंज होता है, बदलाव होता है, वो उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, राइट। इसका स्टेटमेंट यही है। हम चाहें तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे हमारा जो होता है F बराबर ma, आप लोग पढ़ते हैं ना, ये यहीं से आता है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा डिराइव करके देख लेते हैं। तो हमारे पास हमने अभी पढ़ा कि जो बल है वो dp/dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो F इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, मान लीजिए के लगा दिए, और dp/dt को देखिए, जो p होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, राइट। द्रव्यमान वेग होता है मोमेंटम यानी संवेग बराबर, और अपन में है dt। तो देखो ये जो मास इंटू वेलोसिटी है, ये हम लिख सकते हैं, मान लो कि m को बाहर कर सकते हैं, अगर कांस्टेंट है, मास को कांस्टेंट मान लें तो इसको बाहर कर सकते हैं आराम से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मास को बाहर करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा dv/dt, और सब कोई जानता है कि dv/dt क्या होता है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया, फोर्स बराबर m इंटू ए, राइट। ये है सेकेंड लॉ का फार्मूला। स्टेटमेंट आपका ये है कि dp/dt जो होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है, और इससे हमें फार्मूला निकल के आया F बराबर m है, राइट। यहाँ पे अगर यहाँ पे मास कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर मास कांस्टेंट नहीं रहता है तो इसमें अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है ना। m dv/dt हम लोग अगर मान लो m नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का नियम लगाएंगे, और यहाँ पे k का वैल्यू होता है 1, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए k का वैल्यू को 1 ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है d इंटू एम इंटू वी अपॉन डी टी। तो हम डिफरेंशिएशन का नियम जानते हैं कि अगर कोई मल्टीप्लाई में हो तो पहले इसको बाहर निकाल देते हैं, m इंटू डी वी अपॉन डी टी कर देते हैं, और प्लस करते हैं v को बाहर निकाल के डी एम अपॉन डी टी, ये करते हैं, राइट। तो हमारा ये हो जाएगा फोर्स बराबर, अगर मास कांस्टेंट नहीं है। और इस फार्मूला को कहाँ अप्लाई करेंगे, तो इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं थ्रस्ट फोर्स में। समझते हैं थ्रस्ट फोर्स क्या होता है। मान लीजिए हम कोई नाव में जा रहे हैं, नदी है, ये नदी है, इसमें एक बालक बैठा है और एक नाव है, ठीक। और अगर हम जैसे ही किनारे पहुंचते हैं तो ये बालक इसमें से कूद जाता है बाहर, तो देखिए मास इसका कम हो गया ना, मास कम हो गया समय के साथ, तो नाव का स्पीड थोड़ा बढ़ जाती है, देखोगे कि जल्दी किनारे पहुंच जाती है। तो ये इसी नियम पर काम करता है। वहाँ पर मास वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर थ्रस्ट फोर्स काम करने लगता है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिया है स्पेस, लेकिन चलिए थर्ड लॉ को यहीं पे समझ लेते हैं। थर्ड लॉ क्या है, बहुत ही सिंपल से है। थर्ड लॉ कहता है कि अगर कोई वस्तु पर जितना फोर्स लगता है, मान लीजिए ये वस्तु है, राइट, कोई वस्तु है, इस पर जितना फोर्स कोई एजेंट लगा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है फोर्स, मान लीजिए F, तो ये वस्तु भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा विपरीत दिशा में, F डैश बराबर F, ठीक है। किसी वस्तु पर जितना बल कोई एजेंट यानी बाहरी बल लग रहा है, वह वस्तु भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन उसका जो होगा दिशा होगा उल्टा होगा, राइट। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन, एक्शन यानी फोर्स, किसी भी वस्तु पर कोई फोर्स लगेगा, वह वस्तु भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, ठीक है। सिंपल सा यही नियम है। इस ब्लॉक पर जितना कोई एजेंट फोर्स लगाएगा, ये ब्लॉक भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा, बट विपरीत दिशा में, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए थ्योरी हम लोग मोटा मोटी समझ गए, और इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें थोड़ा। 1687 में न्यूटन ने 3 लॉ दिया था अपने बुक, जिसका नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका, याद रखिएगा, यह बुक भी पूछता है एग्जाम में। और इनका जन्म पूछ सकता है, तो इनका जन्म हुआ था 1642 ईस्वी में, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने 3 लॉ दिया, बुक में लिखा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ
इन रसिया भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं इसको। कहता है कि कोई अगर वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम ना करे, राइट, उस पर ना लगे। और दूसरा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कोई वस्तु पर जितना उसके संवेग में समय के अनुसार, समय के रिस्पेक्ट में जितना चेंज होता है वही उस वस्तु पर लगाया गया कार्य के समानुपाती होता है, राइट। और यहीं से डी बाई डी टी करके हम लोग फोर्स बराबर एम इंटू ए निकालते हैं। आपने देखा कैसे एफ इंटू एम इंटू एल निकाले, और मास कांस्टेंट है। तो हालांकि सारे क्वेश्चन में आपको मास कांस्टेंट मिलेगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा, तो आपको डायरेक्ट एफ बराबर एम में इस फार्मूला को याद रखना है। ये फार्मूला आपको जेई में पूछता है, इसको आपको नहीं याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कब काम करेगा, जब मास आपका वेरिएबल ना हो, ठीक है। और तीसरा नियम है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, यानी कोई वस्तु और कोई फोर्स किसी वस्तु पर कार्य करता है तो वस्तु भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो चलिए हमारा थ्योरी पार्ट हो जाएगा खत्म। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन PYQ लिए गए हैं, साल भी दिया गया है, कब लिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो पहले नियम को हमने अभी पहले ही बताया, सबसे पहले नियम को डिस्कस किया। जब हम पैदल चलते हैं वक्त फिसलते हैं तो मार्गीय गति होना शुरू हो जाती है। कि यह पहला नियम कहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फ्रिक्शन है, ठीक है। जब हम फिसल जाते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन यानी म्यू इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसका न्यूटन के नियम से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है, जब तेज आती हुई क्रिकेट गेंद को एकदम स्थिर खड़े खिलाड़ी दस्तानों के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है तो वहाँ पर जो होता है वो टाइम इंक्रीज करने के लिए जाता है। ये होता है इम्पल्स का नियम। इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू डेल्टा टी, इसको याद रखिएगा। अगर हम टाइम बढ़ाते हैं तो फोर्स कम हो जाता है। इसीलिए जब कोई क्रिकेट का जो बल्ला से मारता है, जो रोकने वाला बॉल को खिलाड़ी अपने हाथ को थोड़ा सा गेंद को रोक कर पीछे की ओर ले जाता है, इससे उससे थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, और टाइम बढ़ने की वजह से फोर्स कम हो जाता है तो उसको चोट नहीं लगता है। इसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ये भी एक फोर्स है लेकिन इम्पल्सिव फोर्स इसका नाम है, ठीक है। तो समय बढ़ने के साथ ये टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घट जाता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें तो ये न्यूटन का पहला नियम है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। जब कोई बस अचानक शुरू होती है तब यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए ये बस है, ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, सब लोग बैठे हुए हैं और गाड़ी पहले रेस्ट में थी, विराम अवस्था में थी, और सभी यात्री भी विराम अवस्था में थे, लेकिन जब उसने शुरू कर दिया तो गाड़ी आ गई मोशन में, राइट। जब मोशन में आ गई लेकिन यात्री सब तो रेस्ट में है, बस गाड़ी मोशन में आई है। तो मैंने क्या कहा, पहला नियम कि अगर कोई व्यक्ति रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई व्यक्ति मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो जो आदमी सब रेस्ट में है वो तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और गाड़ी आगे चल दी तो आदमी पीछे की ओर झुक जाएगा क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाह रहा है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करना चाह रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये गति के पहले नियम को दर्शाता है। इस व्यक्ति पहले रेस्ट में थे इसलिए अभी भी रेस्ट में रहना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी के मोशन की वजह से इसलिए वो पीछे झुक गए, ठीक है। गाड़ी मोशन में आई तो पीछे झुक गए ताकि अपना पोजीशन न बदले, वही पोजीशन रहे, रेस्ट में रहे, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हुआ है, जब कोई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। जब बस रुक जाती है तो सारा आदमी बस के साथ मोशन में है, ठीक, लेकिन बस रुक गई तो बस रेस्ट में आ गई यानी विराम अवस्था में आ गई, तो उसमें का व्यक्ति तो अभी मोशन में है ना, तो मोशन में रहना चाहेगा, पहला नियम यही कहता है, तो वो आगे की तरफ झुक जाता है ताकि अपना मोशन बरकरार रखे, ठीक है, समझ गए। इसका आंसर ये भी हो जाएगा। हालांकि इसमें से कोई एक ही ऑप्शन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, या दिया रहेगा ऑप्शन सी एंड डी बोथ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी बोथ। चलिए, हमको समझ में आ गया है क्वेश्चन आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब पेड़ की शाखा को जोर से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां पृथ्वी पर गिर जाती है, यह किसी कारण होता है। एक पेड़ है, इस पर कुछ पत्तियां लगी हुई है, अगर हम इसको जोर से हिला रहे हैं, देखो पत्ती क्या है, पत्ती सब है रेस्ट में, और जब हम इसको हिला रहे हैं तो पेड़ आ गया मोशन में, लेकिन पत्ती जो है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। तो रेस्ट में रहने के कारण और पेड़ को हिलाने से तो पेड़ मोशन में आ गया, लेकिन पत्ती रेस्ट में रहना चाहती है।
इसलिए वो टूट जाती है, मोशन में नहीं आने के कारण टूट के नीचे गिर जाती है, वो रेस्ट बरकरार रखना चाहती है। तो ये किसका नियम है? ये न्यूटन का पहला नियम है। और फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व। ये जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि गति का तीसरा नियम और वेग का संबंध प्रदान करता है। जो गति का तीसरा नियम है क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और वेग वेग और गति के तीसरे नियम में जो संबंध बताता है वो पोजीशन का है, स्थिति का। देखो, जो तीसरा नियम है वो कहता है कि अगर हम इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो ये वस्तु भी उस पर उतना ही फोर्स लगाती है। इसके पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और वेग जो है, वेग में भी पोजीशन की बात होती है, राइट। वेग का आपको फॉर्मूला एक ये होता है, और यूनिफॉर्म मोशन है तो ये होता है, ठीक, 2a। तो यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही है। पोजीशन और वेलोसिटी, वेग, ये सब पोजीशन को बताते हैं, राइट। और गति का तीसरा नियम भी यही बोलता है। तो गति के तीसरे नियम और वेग में संबंध कौन करता है? स्थिति, पोजीशन का संबंध होता है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। 3 kg एक पिस्टल से 180 मीटर वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, तो पिस्टल का प्रतिक्रिया वेग कितना है? देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले ये किस लॉ से बनेगा? ये थर्ड लॉ है। और कोई बंदूक से हम लोग गोली मारते हैं, मान लीजिए इससे गोली फायर किए, तो एक गोली में कुछ वेलोसिटी आया, ठीक, और गोली मारने से जो बंदूक है इस पर भी गोली जो है अपोजिट फोर्स लगाएगी न्यूटन के तीसरे नियम से, ठीक ना। तो ये बोल रहा है यही कि अगर कोई बंदूक से गोली मारी गई और बंदूक 3 kg का है और गोली 80 ग्राम की है, राइट, और जो पिस्टल से 180 मीटर पर सेकेंड से ये निकल जाती है, तो बोल रहा है कि गोली ने इस पर कितना जो है, कितना वेग, कितना वेग से इस पर प्रतिक्रिया किया होगा गोली ने इस पे। तो हम लोग एक नियम होता है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2। मतलब जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है उसमें। संवेग संरक्षण का नियम यही कहता है कि अगर कोई भी चीज हो रहा है उसका इनिशियल और फाइनल, तो जो पहला का मोमेंटम होगा इनिशियल का, वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो m1 v1 जो होगा m2 v2 के बराबर होगा। तो देखो m1 हमारे पास क्या क्या दिया? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। कहता क्या है कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो हमारे पास m1 दिया हुआ है 3 kg, 3, और इसका हमें वेलोसिटी नहीं निकालना, वेलोसिटी निकालना है। और बराबर m2 दिया हुआ है 40 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 40/1000 हो जाएगा। और इसका वेग दिया हुआ है 180 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो 180 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया ये। तो यहाँ पर भी बराबर क्या हो जाएगा? देखो ये 4×18/3 इंटू 10, राइट, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको कटाएंगे, 3×6=18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/10 यानी 2.4, राइट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2.4। और डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा होगा, तो इसलिए इसको निगेटिव में रखेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन दर को बल की दिशा में अभिसारी बल के अनुपात में समानुपाती होता है, ठीक। इस नियम को क्या कहते हैं? ये इस नियम को बोल रहा है कि ए बराबर dp/dt। कौन सा नियम है? तो ये कौन सा नियम है? ये दूसरा नियम है। मैंने अभी बताया ना थ्योरी में कि बल जो है वो अपने जितना जो बल है वो संवेग के परिवर्तन दल के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन दर अभिसारी बल के समानुपाती होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का दूसरा नियम। बोल रहा है कि गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो दूसरा नियम संबंधित है बल से, ठीक है। फोर्स बराबर dp/dt।
dt। कह रहा है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बलों को सदैव संक्रियाओं की क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं। ये थर्ड है, ये नहीं होगा। जब वस्तुएं स्थिर रहती हैं जब तक उन पर कोई बल कार्य न करे, ये पहला नियम है। बल संवेग परिवर्तन दर के समानुपाती होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ये बोल रहा है कि जो बल है यानी फोर्स है वो संवेग दर के समानुपाती होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। तो F बराबर ma, ये दूसरा नियम है, राइट। ये तो होगा नहीं। बोल रहा है कि F बराबर ma को न्यूटन की किस गति के नियम रूप में जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से न्यूटन की कौन सा गति नियम लोहे की गोली प्रभाव दीवार पर फेंका गया गेंद दीवार से टकराकर वापस लौटता है संबंधित घटनाओं को प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया तृतीय नियम। जब कोई दीवार पर हम गेंद मारते हैं तो गेंद टकरा कर वापस आती है, यह किसका नियम है। ये हो जाएगा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कौन सा नियम है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बल लगने पर वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाता है, यह किस नियम के अनुसार होता है। तो पहला नियम तो यही कहता है ना, किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके पोजीशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा नियम कहता है। ये पहला नियम कहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो ये था न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। कब किए गए थे, 1687 में। बुक का क्या नाम था, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। समझ गए। अगला क्वेश्चन कहते हैं, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो न्यूटन के 3 नियम को प्रतिपादित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि न्यूटन की गति के नियम का प्रतिपादन कब किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1687 में। ठीक है, 1687 में उन्होंने गति के नियम को दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि उपयुक्त शब्द की पहचान करें। न्यूटन का तृतीय गति नियम पर दिया गया, क्या वो घर्षण पर दिया गया, विस्थापन पर दिया गया, प्रतिक्रिया पर किया गया, गतिकी पर किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। सभी एक्शन का उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, सभी क्रिया का उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कौन सा नियम बोलता है, गति का तीसरा नियम, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है कि बल लगने से संवेग में परिवर्तन दल को कहते हैं, किसके बराबर होती है। तो ये होता है बल, जो फोर्स लगता है वो संवेग दर के बराबर होता है। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है, वस्तुएं जब स्थिर या समान गति की अवस्था में होती हैं तो उनमें कोई बल प्रभाव नहीं होगा। यह तो बिल्कुल नहीं होगा। किसी वस्तु पर बल लगाने से संवेग के परिवर्तन दल पर बल की दिशा के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही बात है, दूसरा नियम यही कहता है। कह रहा है कि किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निष्कासित गैसों के वेग के घात n के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान होना चाहिए। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। जो हमारा रॉकेट है इसरो, इसको जब फायर करते हैं तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है। ठीक, जितना इसको फोर्स मारते हैं ऊपर, जिस गति से भागता है उतना ही फोर्स रॉकेट नीचे
आग के फॉर्म यानी धुआं के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में नीचे फेंकता है। ठीक है, तो एक हम फोर्स लगा रहे हैं इसको ऊपर उड़ाने के लिए, तो जो रॉकेट है वो भी फोर्स लगा रहा है नीचे, इक्वल फोर्स नीचे लगा रहा है। ठीक, तो जो ये इसका त्वरण होता है ना, रॉकेट का त्वरण, उसके द्वारा जो निष्कासित गैस है उसी के बराबर होता है। एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ गैस एस्केप। ये इक्वल होता है एक्सेलरेशन का हो या वेलोसिटी का हो। ये दोनों जो चीजें हैं, जो रॉकेट का त्वरण होता है या वेग होता है, वो गैसों की वेग के घात के बराबर होता है। ठीक है, दोनों अपने में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर बराबर है दोनों तो n का वैल्यू n ही ना होगा, 1 ही ना होगा। अगर मान लो कि द्विघातीय होता तो n का वैल्यू 2 हो जाता, लेकिन बोल रहा है कि दोनों बराबर होता है। ठीक ना, जो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है यानी रॉकेट की जो वेग है और उसमें से निकला गया जो धुआं यानी गैस है, उसकी जो वेलोसिटी है वो दोनों बराबर होती है। आपने देखा भी होगा कि बहुत ही ज़्यादा गति से ये जो होता है आग बाहर निकलता है। जितना गति से वो बाहर जाती है उतना ही गति से ये आग भी निकलता है। तो दोनों का जो वेलोसिटी यानी वेग होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 70 किलो का आदमी है, 50 न्यूटन के बल से 50 केजी के आदमी को धक्का दे रहा है। एक आदमी है यहाँ पर, ठीक, और एक आदमी ये है। ये आदमी इस आदमी को 50 न्यूटन से धक्का दे रहा है। ये है 70 किलो का और ये है 50 किलो का। ठीक, इस पर कितना किलो से धक्का दे रहा है, फोर्स से 50 न्यूटन। तो कह रहा है कि इस चिरकुट इसको किस न्यूटन से धक्का देगा, किस फोर्स से धक्का देगा। तो हमने थर्ड लॉ पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये अगर इसको 50 न्यूटन से धक्का दे रहा है तो ये अभी इसको कितना न्यूटन से धक्का देगा, 50 न्यूटन। चाहे मास कुछ भी रहे, फोर्स कितना होगा, 50 न्यूटन। मास पर डिपेंड ही नहीं करता है। जितना ये एजेंट इस पर फोर्स लगाएगा, ये आदमी भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा। आप देख भी सकते हैं कि ये फोर्स इधर लगा रहा है तो ये जो आदमी है उस पर फोर्स इधर लगा रहा है। कितना, 50 न्यूटन। इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन पोजीशन। ठीक, अगर आप इसको मैथमेटिकली सोल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसके द्वारा जो फोर्स लगाया गया है वो F है, F1 है, और इसके द्वारा जो फोर्स लगाया गया है वो F2 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स जो है यहाँ पे 0 है क्योंकि ये कोई मूव नहीं कर पा रहा है। तो F1 माइनस F2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, वेलोसिटी है नहीं, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2। और F1 का वैल्यू कितना है, 50 न्यूटन। तो F2 भी अपने आप कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 न्यूटन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि न्यूटन का नियम कहता है कि यदि वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है तो वस्तु कभी स्थिर नहीं रह सकती, त्वरित नहीं हो सकती, विराम में नहीं हो सकती, विराम या एक गति से चलती रहती है। तो जब कोई वस्तु पर फोर्स नहीं लग रहा है तो वस्तु कभी त्वरित नहीं हो सकती है। ठीक, अगर फोर्स लगेगा तभी एक्सेलरेशन आएगा वस्तु में, त्वरण तभी आएगा। अगर ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, त्वरण नहीं हो पाएगा, त्वरित नहीं हो पाएगी गाड़ी। ठीक, देखो, स्थिर नहीं रह सकते, स्थिर बिल्कुल रह सकती है, ये नहीं होगा। विराम नहीं हो सकती, बिल्कुल रेस्ट में रह सकती है, विराम में हो सकती है। विराम या समान गति से चलती रहती है, भी सही है। या तो विराम में रहेगी या तो त्वरित गति से चलती रहती है। वस्तु पर फोर्स नहीं लग रहा है तो या तो रेस्ट में रह सकती है या तो मोशन में रह सकती है। तो ये नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, वस्तु त्वरित नहीं हो सकती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जब त्वरण होगा, फोर्स लगेगा, तभी त्वरण एक्सेलरेशन आएगा। अगर फोर्स 0 है तो त्वरण भी 0 ही होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु कभी, अगर फोर्स नहीं लग रहा है, बल नहीं लग रहा है,
तो वस्तु में त्वरण नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के नियम कैसे कण पर लागू नहीं होते हैं? धीरे गति वाले कण पर बिल्कुल नहीं, तेज गति वाले कण पर। देखो, जो न्यूटन का नियम है वो जो है तेज गति वाले कण पर लागू नहीं होते हैं। क्यों? अगर कोई वस्तु बहुत तेजी से चल रही है, यानी मान लो कि स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है, तो वहाँ पर न्यूटन का नियम काम नहीं करता है, वहाँ पर न्यूटन आइंस्टाइन का नियम काम करता है, E बराबर mc²। यहाँ पर न्यूटन का नियम फेल हो जाता है। न्यूटन का नियम जो है वो बड़े बड़े कण पर काम करता है जो धीमे गति से चलते हैं। ठीक है ना। और कोई वस्तु अगर लाइट के स्पीड या उसके समकक्ष, उसके समतुल्य स्पीड से चलने लगी, तो उस पर न्यूटन का नियम फेल हो जाता है। ठीक, वहाँ पर काम करता है आइंस्टाइन का नियम। मान लो कि कोई एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसमें न्यूटन का नियम नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक, मान लो कि लाइट है, लाइट अपने गति से घूम रही है, वहाँ पर न्यूटन का नियम नहीं लगाता है, वहाँ पर अलग नियम लगता है। ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा कि न्यूटन का नियम हम जो है वो बहुत तेज चलने वाले कण पर नहीं काम करता है। कोई अल्फा रेडिएशन निकल रहा है गोल्ड फॉइल से, मान लो कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, तो इसमें आप न्यूटन का नियम लगाकर फोर्स m × a करके नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है उसको। ठीक ना, ये चीज़ें काम नहीं करती है, ये वेव नेचर में आ जाता है। वेव नेचर, जो न्यूटन का नियम है वो पार्टिकल नेचर पर काम करता है, और ये जितना स्पीड हो जाएगा गाड़ी का वो वेव नेचर में आ जाता है। तो यहाँ पर आइंस्टीन और डी ब्रोगली ये सब काम करते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेज गति वाले कण पर न्यूटन का नियम काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहता है? इसको जड़त्व कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। मैंने अभी बताया कि अगर किसी वस्तु की गति या स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, अगर वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। लेकिन अगर बल लगाकर उसको परिवर्तन के प्रतिरोध को परिवर्तन कर रहे हैं, उसकी अवस्था को चेंज कर रहे हैं, तो इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है जड़त्व, इनर्शिया। ठीक ना, इसको याद रखिएगा, इनर्शिया। जब एक चलती हुई ट्रेन अचानक ब्रेक लगाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण क्या है? मैंने अभी बस वाले एग्जाम्पल में बताया कि मान लीजिए ये बस है, ये मोशन में है, चल रही है कुछ वेलोसिटी से, इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं वो अभी इसी वेलोसिटी से चल रहे हैं। ठीक, लेकिन अचानक ये गाड़ी रुक जाती है, लेकिन पैसेंजर थोड़े ना रुकेगा, वो मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहेगा, इसलिए सब क्या है, सब आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक ना, ये गति का कौन सा नियम है? पहला नियम, यानी गति का पहला नियम को क्या क्या बोलते हैं? जड़त्व, जड़त्व का नियम। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व। मेज पर रखी हुई पुस्तकों का ढेर किसके कारण नहीं हटता है? मान लीजिए कि ये मेज है, ठीक, इस पर बहुत सारा बुक रखा हुआ है, ये हटता किसके कारण नहीं है? ये होता है जड़त्व। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक इस पर बाहरी बल कार्य न करे। तो इसको हटाने के लिए हमको बाहरी बल की जरूरत पड़ेगी, यानी बाहरी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। जब तक इस पर फोर्स नहीं लगेगा ये हटेगा नहीं, अपने जगह पर बरकरार रहेगा। तो ये किसके कारण हुआ? गति का पहला नियम यानी जड़त्व का नियम, जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को कहा जाता है जड़त्व। सिंपल सी बात है, पहले प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। कह रहा है कि समापन कार्य को रोक देने के बाद भी एक धावक भागना क्यों जारी रहता है? देखो यहाँ पर आता है इम्पल्स का नियम। इम्पल्स बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। उसके जूते और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। गति की जड़ता से आगे बढ़ती है, उसका शरीर आगे बढ़ने को प्रेरित करने हेतु कुछ समय लेती है, उसे गंतव्य तक पहुंचना चाहता है इसलिए दौड़ रेखा को पार करता है। नहीं, गति की जड़ता, गति की नियम क्या बोलती है कि अगर कोई वस्तु मोशन में है, यहाँ पर ये काम नहीं करें,
अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। और कोई धावक बहुत तेजी से दौड़ रहा है तो भले वो अपने एंड पॉइंट पे पहुंच गया है, लेकिन फिर भी वो दौड़ेगा ही, क्योंकि वो अचानक रेस्ट में नहीं आ सकता है। उस गति को धीरे धीरे ही कम करेगा, क्योंकि पहला नियम ही गति का जड़ता का नियम ही बोलता है कि कोई वस्तु अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसको बाहरी बल ना करे। तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगाना होगा, यानी खुद को रोकने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा, और टाइम लगने में क्या होता है, आदमी थोड़ा आगे निकल जाता है, ठीक ना, तो वो थोड़ा भागना जारी रखता है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये होगा आइजैक न्यूटन, बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा गैलीलियो गैलीली, ठीक है। न्यूटन से पहले इनर्शिया का नियम गैलीली साहब ने दिया था, जो कि न्यूटन साहब ने उसको फर्स्ट लॉ बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है इसको थ्योरी में। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वाहन अचानक ब्रेक लगाए तो उसमें व्यक्ति बैठा आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? जड़त्व। इसको मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से झटका दिया जाता है तो उस पर रखा किस सिक्का गिलास में गिर जाता है। देखो, मान लो कि ये गिलास है, ठीक ना, और इस पर एक कार्ड रखा हुआ है, ऐसे इस पर एक सिक्का रखा हुआ है। अगर हम इस कार्ड को फोर्स मारते हैं तो सिक्का जो होता है इसमें गिर जाता है। यह किसके कारण होता है? ये जड़त्व के नियम के अनुसार होता है। देखो, ये सिक्का जो है रेस्ट में है, यानी विराम में है, और इस पर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो कार्ड तो मोशन से बाहर चला गया, लेकिन जो सिक्का है वो अभी रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो कार्ड तो निकल गया लेकिन सिक्का इसके साथ नहीं गया। सिक्का रेस्ट में रहने के कारण अंदर गिलास में गिर जाता है। ये होता है फर्स्ट लॉ, यानी जड़त्व का नियम। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें से अधिकतम जड़त्व का मान अपेक्षित होता है। तो जो इनर्शिया होता है यह डायरेक्ट मास पर डिपेंड करता है। जितना ही ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होता है, ठीक है। तो जिसका मास बड़ा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। एक बड़े आकार का पत्थर, स्टील और सुई, स्टील के 5 रुपये का सिक्का, एक बड़ा स्टील का जड़वा, ये होगा जड़वा, यानी जहाज होता है। एक स्टील का जहाज का मास बहुत ज़्यादा होता है तो उसका इनर्शिया भी बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जड़त्व भी बहुत ज़्यादा होता, अधिकतम जड़त्व होगा, ठीक है। तो हमने 30 क्वेश्चन देखा है अभी, और थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा है न्यूटन के नियम को। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो जितना भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गति के नियम से क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे आपसे बन जाएगा, कोई सवाल नहीं छूटेगा अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया तो। इतना ही थ्योरी के नाम पे है, अच्छा अच्छा थ्योरी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं एक बार से। इनका जन्म हुआ था 1642 में। 1687 में प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक बुक में इन्होंने गति के तीनों नियम को लिखे। गति का तीनों नियम क्या है? पहला नियम है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। कंडीशन क्या है? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। दूसरा नियम है dp/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी इक्वल टू एफ होता है। और तीसरा नियम क्या है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और इसके बाद हमने जो क्वेश्चन देखा है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखा है, कुछ न्यूमेरिकल भी देखा है, कुछ थ्योरी भी देखा है। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आने वाले ईयर में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से इससे अधिक जो टफनेस इसका नहीं होता है, ऐसा ही क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने इतना कर लिया है तो आप अच्छे से न्यूटन की गति के नियम का जितना भी क्वेश्चन है कर सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन आपको मिलता है, अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करिएगा, राइट। चलिए, थैंक यू।